नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जो कि न्यू बुक आई है। इसे जो है हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें से 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज आपका चौथा है, तो इससे पहले 3 न देखे हो तो जाकर जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट उसकी बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। चौथे प्रैक्टिस सेट शुरुआत करने से पहले एक ही निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग जो भी लोग जुड़ रहे हैं, प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो है हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अंकित भाटी सर की पूरी बुक हमारे चैनल पे कवर हो गई है, उसे भी आप लोग देख तो सकते हैं। खान सर का प्रैक्टिस सेट ये भी कवर हो चुका है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं चौथे प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर दिया गया है, यदि एक वजन तोलने वाली मशीन आपका भार 50 किलोग्राम देखती है तो आपका वास्तविक द्रव्यमान कितना होगा। जवाब हो जाएगा, या जो है द्रव्यमान भार से अधिक होता है तो 50 किलोग्राम से अधिक होगा। ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, या जो है 50 किलोग्राम से अधिक होगा। देखते हैं यहाँ पर क्यों होगा, इसके बारे में देख लेते हैं। चूंकि हमारा वास्तविक भार उत्प्लावन बल तुला का पाठ्यांक होता है, इस वजह से होगा। द्रव्यमान का मान हर जगह जैसा होता है, चाहे इसका माप कहीं भी किया जाए, तो यानी द्रव्यमान नहीं बदलता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दिया गया है एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तब क्या होता है। जवाब हो जाएगा, तब जो है इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है। सी ऑप्शन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तब जो है स्थिर रहता है। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। दिया गया है यहाँ पर, जब एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तब चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि चुंबकीय बल केवल गतिशील आवेशों पर कार्य करता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन स्थिर है, अतः इसका चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। देखिए एक्सप्लेन में जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे बताए जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्तंभ फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। जिसे पिच की अगर बात करते हैं तो यह जो है आपका स्टेथोस्कोप से मिला देंगे, ठीक है ना, स्टेथोस्कोप से मिला देंगे, यहाँ से मिला देंगे। प्रबलता की बात करते हैं तो जो है डेसिबल से मिला देंगे। प्रतिध्वनि सुनाई देता है किसके कारण, तो जो है ध्वनि का परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देता है, तो ये से मिला देंगे। चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग जो है करने का बात की जाती है, तो जो है हर्ट्ज से मिला देंगे, इससे मिला देंगे। तो ऑप्शन है आपका यहाँ से ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया, भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार के किस स्थान से पर बनाई जा रही, यह पूछा गया प्रश्न में। जवाब हो जाएगा, यह जो है बोध गया में बनाई जा रही। सी ऑप्शन सही होगा, बोध गया में बनाई जा रही है। श्यान मुद्रा की प्रतिमा बुद्ध के इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा वियतनाम के दानदाताओं के सबूत से बनाया जा रहा है। यह प्रतिमा 100 फीट लंबी है, ध्यान रखिएगा 100 फीट लंबी है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनाई, लेकिन सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है गांधार शैली में किया गया। बाद में पहली बार बुद्ध की ही मानव प्रतिमा के रूप में कुषाण वंश में पूजा की जा रही थी। यह जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आठवां पांचवा प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग का स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो यह जो है सन 2000 में की गई थी। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। इसका गठन जो है सन 25 जून 2008 में जो है औपचारिक रूप से किया गया था। इसका गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो इसका गठन किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है। मंत्रिमंडल, जवाब हो जाएगा 352 के क्लॉज 3 में किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 352 क्लॉज 3 में उल्लेखित है कि अनुच्छेद 352 फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक संघ मंत्रिमंडल द्वारा इसे लिखित रूप से आपातकाल घोषणा करने के लिए न कहा जाए। अगले प्रश्न में दिया गया है, मोरबी बांध किस नदी पर स्थित है। मोरबी बांध, जवाब हो जाएगा यह जो है ऑप्शन ए, यह मच्छू नदी पर स्थित है मोरबी बांध। देख लेते हैं, मोरबी सिरेमिक और दीवार घड़ी का उद्योग का केंद्र है, यानी यहाँ पर सिरेमिक और जो है दीवार घड़ी उद्योग है। 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी पुल हादसा हुआ था, जिसमें लगभग 141 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कोसी नदी के बारे में देख लेते हैं यहीं से। कोसी नदी, इसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। इस नदी में बाढ़ से बिहार में भयंकर तबाही हुई। यह नदी नेपाल से निकलती है, बहुत बार ये पूछा गया है। बिहार के कटिहार जिले में कुर्सेला के पास कोसी नदी गंगा में मिलती है, यानी गंगा की यह जो है सहायक नदी है।
अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? जवाब हो जाएगा यह जो है एल्केन से संबंधित है। यहाँ से सी ऑप्शन सही का एल्केन से संबंधित है। कार्बनिक यौगिक के समूह अथवा ऐसी श्रेणी जिनमें एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह होता है सजातीय या समजातीय कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है CH4 मीथेन, C2H6 एथेन का है और C3H8 प्रोपेन का है, C4H10 ब्यूटेन आदि सीधी श्रृंखला में एल्केन समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया, अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? जवाब हो जाएगा अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक जो है गिर जाता है। ये ऑप्शन सही है, क्या होता है? गिर जाता है। 10वां प्रश्न दिया गया है, तेल एवं जल का मिश्रण पृथक किया जाता है, किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो वह जो है पृथक्करण कीप के द्वारा किया जा सकता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। तेल एवं जल दोनों को असमिश्रणीय होते हैं और घनत्व के अंतर के कारण अलग अलग परत बनाए रहते हैं। तेल पानी से हल्का होने के कारण पानी पर तैरता रहता है। अगला प्रश्न दिया गया, यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज और चीनी यात्री फाहियान ने निम्न में से किस स्थान के बारे में जीवंत विवरण दिया है? जवाब हो जाएगा यह जो है पाटलिपुत्र के बारे में बताया है। पाटलिपुत्र ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था? ड्यूमा का गठन रूस में, जवाब हो जाएगा 1905 में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ से कब हुआ था? 1905 में जो है ड्यूमा का गठन हुआ था। ड्यूमा के बारे में देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है, ड्यूमा रूसी साम्राज्य में विधायी शक्ति का पहला प्रतिनिधित्व निकाय बन गया था। यह निचले सदन का गठन करता था, ठीक है ना। अब यहाँ से ड्यूमा के कार्य एवं शक्तियां देखते हैं, कौन 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 सा कार्य था इसका। संघीय संवैधानिक और संघीय कानूनों को अपनाना था। रूसी सरकार की गतिविधियों पर नियंत्रण करना था ड्यूमा का कार्य। केंद्रीय बैंक, लेखा चैम्बर और मानवाधिकार पर समुच्च उच्चायुक्त के प्रमुखों की नियुक्ति और बर्खास्तगी करना इसका काम था। आगे देखते हैं, माफी की उद्घोषणा और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सहयोग के मुद्दे को निपटाना इसका काम था। वर्ष 1917 में ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के साथ साथ वर्ष 1917 में रूसी क्रांति भी शुरू हो गई थी। इसके द्वारा ड्यूमा के प्रमुख दलों को सलाह लेने से इनकार के कारण उसे रूसी जनता के समर्थन खो दिया, इसलिए ड्यूमा को जो है बर्खास्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के कब युद्ध किया जिसमें वह असफल रहे? तो जो है 2 अगस्त 1857 को जो है बिहार के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के जो है विरुद्ध लड़े थे। सी ऑप्शन आपका यहाँ से सही होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, NFSA से क्या तात्पर्य है? NFSA से क्या तात्पर्य है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। 15वां प्रश्न दिया गया है, किसके तुलनात्मक रूप में ज्ञान का एक नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक व अन्य सामाजिक विज्ञानी साथ साथ काम करते हैं? जवाब हो जाएगा यह जो है विकास की सततता के लिए करते हैं। सी ऑप्शन सही होगा, क्या? विकास की सततता के लिए। अब इसके बारे में देख लेते हैं। दिया गया है, सतत विकास वृद्धि और मानव विकास के लिए एक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना है। आगे देखते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि अच्छी तरह दिखे। गरीबी और बेरोजगारी क्या होती है? गरीबी का मतलब है बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन, कपड़े और मकान जैसी जरूरतों को पूरा करने हेतु पर्याप्त धन न होना। बेरोजगारी क्या होती है? ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करता है लेकिन रोजगार पाने में असफल रहता है, तो बेरोजगारी कहलाती है। मुद्रास्फीति के बारे में भी यहीं से देख लेते हैं। दिया गया है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में व्यापक वृद्धि से जो उपभोक्ता और व्यवसाय दोनों की क्रय शक्ति कमी हो जाती है, तो मुद्रास्फीति कहलाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि क्या होगी? जितने रुपए में
15 खरीद रहा है उतने रुपए में ही 15 बेच दे रहा है, तो जो है उसमें हानि कितना होगा? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो है 25% का हानि होगा, 25% का हानि होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है डेल्टा प्रदेश में उच्च भागों में पुरानी कांप मृदा में किस नाम से जानते हैं? पुरानी कांप मृदा को जो है डेल्टा क्षेत्रों में किस नाम से जानते हैं, पूछा गया है। तो इसे जो है बांगर कहते हैं, बांगर कहते हैं, ठीक है ना। और जो नई मृदा है उसे जो है खादर कहते हैं, ठीक है ना, उसे खादर कहते हैं। दोनों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है डेल्टा प्रदेश के उच्च भागों में पुरानी कांप मृदा को बांगर नाम से जानते हैं। डेल्टा प्रदेशों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मिट्टी और नदियों द्वारा ऊपरी मार्ग से निचले मार्ग की ओर बहने के दौरान किए गए अपरदन से बनती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। उसके बाद देखते हैं इसके एक्सप्लेन में। हालांकि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 74 फर्स्ट में संशोधन कर राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, यानी एक बार बस लौटा सकता है, परंतु उसके बाद मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। अब देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। कौन सा? पहला है तो अपनी सहमति दे सकता है, दूसरा है अपने पास सुरक्षित रख सकता है, और तीसरा है जो है पुनर्विचार के लिए वह भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? सिंपल सा प्रश्न है। 8वीं अनुसूची में जो है कुल 22 भाषाएं हैं। बी विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। यह जो है पहले यहाँ से देख लेते हैं। पहले भारतीय संविधान में कुल जो है 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। फिर 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कौन कौन जोड़ा गया? कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली 3 भाषाएं जो है जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन द्वारा। यह बार बार पूछा गया। और लास्ट में 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसके तहत मैथिली, सांथली, डोंगरी और बोडो ये 4 भाषाएं और जोड़ दी गई, तब कुल मिला के जो है 22 भाषाएं हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, अप्रैल 2024 में वाराणसी की कौन सी मिठाई को जीआई टैग मिला है? जवाब हो जाएगा तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है, जो कि वाराणसी की जो है उत्तर प्रदेश की मिठाई है, तिरंगा बर्फी। इसको देख लेते हैं। तिरंगा बर्फी को जीआई टैग जो है 16 अप्रैल 2024 को दिया गया। भारत में जीआई टैग वस्तु के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के द्वारा विनियमित की जाती है, यानी यह अधिनियम 1999 में बना था, तभी से जो है जीआई टैग दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन 2 देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति सेवन 2024 का आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और फ्रांस के बीच जो है शक्ति सेवन होता है। यह जो है 13 से लेकर 26 मई 2023 तक हुआ है, और यह जो है इसका 7वां संस्करण था, 7वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के संदर्भ में मिशन दक्ष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? मिशन दक्ष, जवाब हो जाएगा यह जो है शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा, शिक्षा से संबंधित है मिशन दक्ष। और यह जो है यह कार्यक्रम की बात किया जाए तो 1 दिसंबर 2023 में शुरू किया गया था। 1 दिसंबर 2023 से जो है यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत जो है 3 से 8 तक के लगभग 25 लाख विद्यार्थी को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, हम्मुराबी की विधि संहिता किस सभ्यता की देन है? जवाब हो जाएगा यह जो है बेबीलोन की सभ्यता की देन है। सी ऑप्शन से होगा, बेबीलोन की सभ्यता की देन है। हम्मुराबी संहिता 282 कानूनों का एक समूह था, जिसे बेबीलोन के राजा हम्मुराबी ने पत्थर पर खुदवाया था। यह जो है इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ईश्वर के अमूर्त की पूजा को क्या कहा जाता है? जवाब हो जाएगा इसे जो है निर्गुण भक्ति कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। ईश्वर की अमूर्त पूजा को निर्गुण भक्ति कहा जाता है। इस भक्ति के अंतर्गत ईश्वर की पूजा निराकार रूप में किया जाता है।
इस भक्ति में भक्त ईश्वर को किसी रूप के गुण या विशेषता नहीं बांधते हैं। अगला प्रश्न है, ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट निम्नलिखित में से कौन सा साब बाट एनिमेशन टूल नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ट्रैक चेंज नहीं है। ऑप्शन यहां से सी सही होगा, ट्रैक चेंज जो है यह टूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बिना लाइसेंस और अनाधिकृत प्रतियों का उपयोग या वितरण करना क्या कहलाता है? जवाब हो जाएगा, इसे जो है सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से इस सही होगा, सॉफ्टवेयर पायरेसी इसे कहते हैं। ठीक है ना, देख लेते हैं यहाँ पर। सॉफ्टवेयर पायरेसी सॉफ्टवेयर की अवैध नकल, साझाकरण, बिक्री या उपयोग, वितरण, चाहे वह जानबूझकर हो या नहीं। हैकिंग के बारे में देख लेते हैं। हैकिंग उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट और यहाँ तक कि पूरे नेटवर्क जैसे डिजिटल उपकरणों के साथ समझौता करना चाहते हैं, वह जो हैकिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव को अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले भारतीय महत्वाकांक्षी अभियान का नाम क्या था? जवाब हो जाएगा, इसे जो है गगनयान इसका नाम दिया गया था। सी ऑप्शन से गगनयान नाम दिया गया था। इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। इस मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रियों को एक दल के 3 दिवसीय मिशन के लिए पृथ्वी के चारों ओर 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजने और फिर उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। गगनयान मिशन के लिए इसरो को भरोसेमंद हैवी लिफ्ट लॉन्चर LVM-3 को चुना गया है, जिसे मानव को ले जाने के लिए खास बनाया गया है और इसका नाम HLVM-3 रखा गया है। चंद्रयान 3 को भी इसरो ने LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया था। आगे का फैक्ट देख लेते हैं। दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2024 में गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम घोषणा की थी। कौन कौन है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, दूसरे हैं ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, तीसरे हैं ग्रुप कैप्टन अंगद प्रसाद और चौथे हैं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इसरो का महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन साल 2026 के अंत तक लॉन्च होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? जवाब हो जाएगा, लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चूजिंग द राइट कंजक्शन। सेंटेंस दिया है, ही लिसन टू मी पेटेंटली ही हैज एंग्री, तो इसमें क्या भरेंगे? जवाब आ जाएंगे थॉट भरेंगे। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रीड द सेंटेंस गिव द बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी ब्लैंक में जो है खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? दिया है वी है, उसके बाद खाली स्थान है ब्रेकफास्ट एट 8, जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। इसमें जो है नो आर्टिकल होगा। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, नो आर्टिकल होगा, कोई आर्टिकल का प्रयोग जो है नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 के विजेता कौन है? ग्रेडनर ग्लोबल हेल्थ, तो ये हैं आपके डॉक्टर गगनदीप कांग। ये ऑप्शन सही है, डॉक्टर गगनदीप कांत जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल प्रणाली क्रूज मिसाइल का उदाहरण है? जवाब हो जाएगा ब्रह्मोस जो है क्रूज मिसाइल का उदाहरण है। सी ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइलों को मानव रहित स्वचालित निर्देशित वाहन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल DRDO और रूसी संघ NPO ने मिलकर विकसित किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी से मिलकर बना है। रूस की जो है मोस्कवा नदी है, इससे नदी के नाम पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रामसर आर्द्र भूमि असम राज्य में स्थित है? असम राज्य में पूछा गया है। जवाब आ जाएगा दीपोर झील जो है ये असम में स्थित है। रामसर कन्वेंशन ने 2002 में दीपोर झील को रामसर जो है स्थल नामित किया था। आगे देखते हैं। रामसर संधि आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं उसके युक्ति उपयोग हेतु की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे आर्द्र भूमि संधि भी कहा जाता है। यह संधि 2 फरवरी 1971 को रामसर जो कि ईरान में है
हस्ताक्षरित हुई तथा 21 दिसंबर 1975 को लागू हुई थी। इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो है कुछ 2025 में 2 फरवरी 2025 को 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए थे, देख लेते हैं इनके बारे में। पहला है सक्काराकोर्स पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है। दूसरा है तीर्थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। तीसरा है आपका खेचोपाली आर्द्रभूमि सिक्किम का पहला आर्द्रभूमि है। कौन? खेचोपाली। उधवा झील जो कि झारखंड में इसे रामसर घोषित किया गया। भारत में अप्रैल 2025 तक पूर्व रामसर स्थलों की संख्या जो है 89 है। ठीक है ना, 89 रामसर जो है स्तर है अप्रैल 2025 तक के डेटा के अनुसार। अगला प्रश्न है ट्रिग्नोमेट्री से 5 कोसेस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? बराबर है जो है 5 के बराबर होगा। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा, 5 के बराबर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 8 पेंसिल तथा 12 कलमों के कुल मूल्य 120 रुपए है। यदि 16 पेंसिल तथा 14 कलमों का मूल्य 200 हो तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका एक पेंसिल का मूल्य 9 रुपए और एक कलम का मूल्य 4 रुपए होगा। यहाँ से डी ऑप्शन लगा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से एक एक नियम से पूरा का पूरा लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? जवाब हो जाएगा बैलाडीला जो है लौ अयस्कों के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बैलाडीला क्षेत्र लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, जहां हेमेटाइट अयस्क के 14 निक्षेपों की खोज की गई थी। आगे देखते हैं। भारत की मुख्यतः 4 प्रकार के लौ अयस्क पाए जाते हैं। कौन कौन? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। मैग्नेटाइट जो है सर्वोच्च किस्म का लौ अयस्क है, जिसमें जो है 60 से 72% का लवण पाया जाता है। और हेमेटाइट लोहे की दूसरी सर्वोच्च किस्म है। भारत का अधिकांश लोहा जो है कौन सा? हेमेटाइट प्रकार का ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन दो दिया गया, पूछा गया इनमें से कौन सा सही है? पहला है शिवालिक की तलहटी में भाबर प्रदेश का निर्माण पाया जाता है। कथन पहला है। दूसरा है नदियां पर्वतों के नीचे उतरते समय तलहटी में कंकड़ और पत्थरों का निक्षेप करती हैं। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा दोनों कथन सत्य हैं और कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या करता है। ये आपका सही विकल्प में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41वां प्रश्न यहां पर दिया गया है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है जनसंख्या नीति के संबंध में। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है संविधान में किया गया है। बी ऑप्शन सही। अब यहाँ पर जो है जनसंख्या नीति के संबंध में कुछ विशेषताएं दी गई हैं, देख लेते हैं। जैसे 14 वर्ष की आयु तक की स्कूली शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बनाकर लड़के और लड़कियों को दोनों को स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। दूसरा आपका दिया गया है देश में शिशु मृत्यु दर को घटाकर प्रति 1000 जीवन जन्मों पर 30 से कम करना है। अगला फैक्ट है मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से कम करना है। लड़कियों की देर से शादी को प्रोत्साहित करना है। 80% संस्थान प्रसव तथा 100% प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रसव कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? जवाब हो जाएगा जो है 1976 में हुआ था ऊनी वस्त्र का प्रारंभ। ठीक है ना। इसका नाम जो है ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन था। वर्ष 1976 में चला था। भारत में ऊनी वस्त्र दूसरी मिल जो है 1881 में धारीवाल पंजाब में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण कब किसके द्वारा किया जाता है? जवाब हो जाएगा यह जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयों के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है कथन दिए गए हैं, इनमें पूछा गया कौन सा सही है। पहला है इन्वेटर को निषेध के रूप में देखा जाता है। दूसरा है पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है। तीसरा है इन्वेंटरी में परिवर्तन निवेश होता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2015 में भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक चर्चित माप क्या था? जवाब हो जाएगा बाजार की कीमतों पर सकल जोड़ा गया मूल्य था। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, बाजार की कीमतों पर सकल जोड़ा गया मूल्य था। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पृथ्वी है,
गायिका है, पूर्णिमा है या दही है? जवाब हो जाएगा दही शब्द जो है यह पुल्लिंग है, क्योंकि दही खट्टी नहीं, दही खट्टा होता है। ठीक है, पृथ्वी आपका स्त्रीलिंग है, गायिका स्त्रीलिंग है, पूर्णिमा भी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन बनता है। अगले प्रश्न में दिया गया व्हिच द प्रीफिक्स कैन द गिव वर्ड टेक दिया अपीयर, इसके पहले क्या लगा सकते हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डिस लगा दे सकते हैं, तो हो जाएगा डिसअपियर। डी बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही होगा। अगले प्रश्न में दिया गया फिल द ब्लैंक विद द फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन, दिया गया आफ्टर द गेस्ट, उसके बाद वी, फिर द है, फिर वॉशिंग। जवाब हो जाएगा आफ्टर द गेस्ट हैज लेफ्ट, ठीक है ना, हैज लेफ्ट, ठीक है, हैज लेफ्ट, वी डिड, डिड भरेंगे, वी डिड वॉशिंग, यानी गेस्ट के जाने के बाद हमने धोया। अगले प्रश्न को देखते हैं, इसमें दिया गया है दी हुई आकृति देखकर बैक्टीरिया के प्रकार की पहचान कीजिए, यानी किस प्रकार का बैक्टीरिया है? जवाब हो जाएगा यह जो है स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि संकरण में ई और जी फूले हुए हरे रंग पांड को प्रतिनिधित्व करता है, आई और जी संकुचित व पीले रंग को पांड के प्रतिनिधित्व करता है, तो पौधे को तिग अनुवांशिक रचना वाले उस पांड होगा, उसका पांड जो है संकुचित व पीला होगा, बी ऑप्शन सही है, संकुचित व पीला होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लिथियम जो है वजन में सबसे हल्की होती है। यह सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है लिथियम। यह अत्यधिक अभिक्रियाशील व ज्वलनशील होता है। इसके बारे में और देख लेते हैं, इसकी परमाणु संख्या जो है 3 है, द्रव्यमान 7 है, परमाणु संख्या 3 एवं द्रव्यमान 7 है। लिथियम थारी एवं दुर्लभ धातु है, इसे प्रथम वर्ग एआई में रखा गया है। सीसा उष्मा का संचुत उचालक होता है। गैलेना सेटेराइट सीसा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई किस काल की कवित्री थी? मीराबाई, जवाब हो जाएगा यह जो है भक्ति काल की थी, बी ऑप्शन सही का। मीराबाई राजस्थान के राजघराने में जन्मी थी। ये 16वीं सदी की कृष्ण भक्ति की और कवित्री थी। संत रविदास रैदास मीराबाई के गुरु थे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं श्वेत क्रांति आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत जो है 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। यहाँ पर कुछ क्रांतियां दी गई, इसके बारे में देख लेते हैं, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। यहाँ पर कुछ क्रांतियां दी गई, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक, दिया ही एंड आई प्लेइंग स्टडी। जवाब हो जाएगा ही एंड आई वियर, ठीक है ना, वियर हो जाएगा, ही एंड आई वियर प्लेइंग स्टडी, यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार के कुल जो है 2 स्थलों को शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन के बारे में, कौन कौन है। यह जो है आपका एक महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोध गया को 2002 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। दूसरा है नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल, जो कि नालंदा में है, 2016 में जो है यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। यह दोनों यही देखना इंपॉर्टेंट है कब कब हुआ है। अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? जवाब है यह जो है 1908 में की गई थी, ऑप्शन यहाँ से सी से हुआ, 1908 में की गई थी। और जो है यह जो है हुसैन खान की अध्यक्षता में की गई थी, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने के साक्ष्य मिले हैं? तो जो है भरहुत स्तूप में मिले हैं, भरहुत स्तूप, ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। भरहुत स्तूप जो है मरणोत्तर युगीन काल की स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, यानी यह जो है मरणोत्तर काल में बनी थी, और इसकी खोज जो है 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने किया था। अगला क्वेश्चन है
पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार के नेतृत्व किसने किया था? जवाब हो जाएगा यह जो है मिर्जा सैफी ने किया था। ऑप्शन ए सही है, मिर्जा सैफी ने किया था, जो कि 1632 ईस्वी में पटना आए थे। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं? जवाब हो जाएगा कुल बिहार में जो है 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं। डी ऑप्शन से होगा। कौन कौन? बिहार में जो है 13 चालू है, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 54.3 मेगावाट है। वर्तमान में 11 जल विद्युत परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है, जिसकी क्षमता जो है 9.3 मेगावाट है। यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर कुछ जो है जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जिसे देख लेते हैं। जैसे दिया गया है यहाँ पर, कोसी जल विद्युत परियोजना सुपौल में है, पूर्वी गंडक जो है पश्चिमी चंपारण में, सोन पश्चिमी नहर रोहतास में है, सोन पूर्वी नहर औरंगाबाद में है, त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में, ढेलाबाग लघु विद्युत परियोजना रोहतास में है। आगे देखते हैं, नसीरगंज जो है रोहतास में है, जयनगर लघु जल विद्युत रोहतास में है, सेबारी ये भी रोहतास में है, अगनूर या जो है अरवल में है, बेलसार जल विद्युत जो है अरवल में है, सिरखिंडा जल विद्युत जो है रोहतास में है, और अरवल जल विद्युत आपके अरवल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब एक कौन सा अधिकार है? पहले भी इसे देख सक चुके हैं। यह जो है अब एक कानूनी अधिकार है। इसे मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसे जो है भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रखा गया, इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जवाब होगा युधिधन स्थिर होता है। युधिष्ठिर युधिधन स्थिर होता है युधिष्ठिर। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है कब और किसके कारण सुनाई देती है, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि सुनाई देती है। बी आपका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? सिंपल सा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एल गुणे बी निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल। यही आयत का परिमाप पूछा जाएगा तो 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, और आयत का विकर्ण पूछा जाए तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। अगला प्रश्न आपका मैथ से जुड़ा हुआ है, जिसमें दिया है x प्लस 1/x बराबर 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा? जवाब हो जाएगा इसका भी मान 2 ही होगा। यहाँ पर फार्मूला दिया गया, इस फार्मूले पर रखकर जो है आप लोग लगा सकते हैं। फर्स्ट मेथड में x प्लस 1 प्लस एक्स बराबर 2, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो काट पीट के आपका 2 आ जाएगा, यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरा मेथड भी दिया गया, इसे भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी में आती है? देखिए यहाँ श्रेणी में आती है, सब में जो है गुणे 2 किया गया है, यानी 0.15 गुणे 2 करेंगे तो 0.3 हो जाएगा। उसके बाद उसमें जो करेंगे तो 0.6 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से जो है गुणे 2 हर में गुणे 2 किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी निवेश क्या कहलाता है? जवाब हो जाएगा आपका बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश जो है विदेशी निवेश किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका बृहद्रथ जो था अंतिम मौर्य शासक था। इसके बारे में देख लेते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त के रूप में की थी। जिसकी पहचान जो है किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी समुद्रगुप्त के रूप चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी विशल भी इसका नाम था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध जो है राजनीति से है। यह जो है मौर्य वंश के बारे में कुछ जानकारियां थी। अगला प्रश्न दिया गया, रॉकेट का कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? जवाब हो जाएगा यह जो है संवेग के संरक्षण पर आधारित है। ये ऑप्शन संवेग संरक्षण पर आधारित है। अब यहाँ पर संवेग संरक्षण के जो है गति के 3 नियम है, इसे देख लेते हैं। पहला नियम न्यूटन के गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्रिया होती है, जिसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया के नियम कहते हैं।
सम्यक संरक्षण के सिद्धांत में क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर से पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठक के लिए आवश्यक गण पूर्ति कितनी है? तो जो है राज्यसभा की बैठक के लिए जो है गण पूर्ति 25 है, संख्या 25 रहेंगे तो जो है बैठक होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निरोधी उपायों के कम प्रभावी होने का कारण है? इसका जवाब हो जाएगा काफी योजनाएं परस्पर व्ययी हुए हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से यह प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में किस वर्ष तक की सभी प्रकार की गरीबी को खत्म करने का लक्ष्य है? जवाब आ जाए 2030 तक जो है गरीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। बी आपका सही विकल्प होता है। अगला प्रश्न है, मांगत जातक टेक्स्ट की भाषा क्या है? जवाब हो जाएगा यह जो है पाली भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन बी सही है। इसकी भाषा क्या है? पाली है। देख लेते हैं यहाँ पर, मातंग जातक एक पाली पाठ में वह कहानी है जहां पिछले जन्म के बोधिसत्व या बुद्ध की पहचान चांडाल के रूप में की जाती है। मांगत जातक कथा से यह सिद्ध होता कि मांगत जातक एक नायक था जिसे ब्राह्मणों को हराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग सिद्धांत दिया था? जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य ने जो है पुष्टि मार्ग सिद्धांत दिया था। देख लेते हैं इसके बारे में। वल्लभाचार्य का जन्म 1469 में चंपारण रायपुर मध्य प्रांत में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम इल्माम गारू था। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपनी निवास स्थान बनाया। अरेल घाट आप लोग जानते ही हैं। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैला। आगे है आपका, भक्ति आंदोलन का विकास 12 हलवर वैष्णव संतों और 63 नायर के संतों से हुआ था। 77 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखते हैं, एक आदर्श गैस में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल दी जाती है। जवाब है अंडर रूट पी अपान क्यू के रूप में। और यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? न्यूट्रॉन का, अल्फा कण का, ट्राइटियम परमाणु का या ब्यूटान का? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अल्फा कण का जो है द्रव्यमान सबसे अधिक है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। इसका द्रव्यमान जो है 4U या 6.67 गुणे 10 पे -27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 गुणे 10 पे 27 किलोग्राम होता है। ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है जिसका द्रव्यमान 3.6U होता है। आगे देखते हैं, अल्फा कण धनावेशित कण है। यह एक हीलियम परमाणु नाभिक के समान होता है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इस कण की खोज और नामकरण अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1899 में किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें जो है ZnCO3 होता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा, ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट होता है। क्या होता है? जिंक कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री ने अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता है? जवाब हो जाएगा अनुसुईया सेन गुप्ता ने जीता है। सी ऑप्शन से होगा, अनुसुईया सेन गुप्ता ने जीता है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो यह जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। बी ऑप्शन हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया था। यह कार्लोस अल्कराज का पहला फ्रेंच ओपन खिताब और तीसरा ग्रैंड स्लैम है। आगे देखते हैं, महिला एकल का खिताब ईगा स्टुएट पोलैंड ने जैस्मिन पोलिनी इटली को हराकर जीता। फ्रेंच ओपन दुनिया का सबसे बड़ा क्ले कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है। यह साल के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में दूसरा है जिसका आयोजन मई के आखिर जून में होता है।
ठीक है ना। और कौन कौन ग्रैंड स्लैम होते हैं देख लेते हैं। आपका पहला आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो कि जनवरी के मध्य में होता है। दूसरा फ्रेंच ओपन है जो मई के अंत तक होता है। तीसरा है विंबलडन ओपन जो कि जून जुलाई में होता है। और चौथा है यूएस ओपन जो अगस्त से सितंबर के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए तो इस प्रकार अन्य सभी तो दक्षिण को क्या कहेंगे? या जो है मैप से आप लोग बना सकते हैं। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, दक्षिण को जो है उत्तर पूर्व कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? यानी बिहार का सबसे पूर्वी जिला पूछा गया है। जवाब हो जाएगा किशनगंज जो है बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। कैमूर बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी जिला है। और गया बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है। ध्यान रखिएगा, बिहार में कुल 38 जिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुल कितने जिले हैं बिहार में? 38 जिले हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? जवाब है आपका ऋणात्मक। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिहार जो है संविधान में कुल 103 संशोधन हो चुके थे 12 जनवरी 2019 तक। देख लेते हैं इसके बाद। यह संशोधन सामान्य श्रेणी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा है। 103वां संविधान संशोधन जो हुआ था। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 103वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। यानी विधेयक दूसरा है, संशोधन अधिनियम दूसरा है। पहले विधेयक रहता, अगर वो पारित हो जाता है तो संशोधन बन जाता है। दोनों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए नवंबर 2024 तक भारत में कुल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है ना, वो जो डेटा पुराना था तो यहाँ पर नया डेटा दे दिया है। बहुत अच्छी ये बुक है, कोई दिक्कत नहीं होती समझने में। अगला प्रश्न है, इस संविधान के अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं, इस वाक्यांश का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आप लोग जानते हैं प्रस्तावना में शब्द लिखा गया। सी ऑप्शन सही है, प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, कौन सी स्थान स्टॉक एक्सचेंज के नियमित करने संबंधित कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है? यह दिया गया है। तब इसके ऑप्शन सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद ऐसा करती है। संसद जो है ये काम करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल प्रतिशत में पाया जाता है? जवाब हो जाएगा WBC में पाया जाता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स में पाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिकाओं में न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा प्रतिशत में पाए जाने वाला कण है। न्यूट्रोफिल कोशिकाएं कुल श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या का 55 से 70 हिस्सा बनाती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं को संचरण के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला है आपका कणिकाम में श्वेत रक्ताणु, दूसरा है कणिका विहीन जो है श्वेत रक्ताणु। कणिकायम श्वेत रक्ताणु को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन होते हैं इसमें? इसमें जो है न्यूट्रोफिल आता है, इरोसिफिल्स आता है और बायोसिफिल आता है। कणिका विहीन श्वेत रक्त कणिकाओं को परिमाण के आधार पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। दोनों को ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा। 90 नंबर प्रश्न है, 4 सिक्के उछालने पर 3 पर चित आने की प्रायिकता कितनी है? जवाब हो जाएगा 1/4 है। 4 सिक्के उछाल जाए तो 1/4 प्रायिकता हो जाती है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की? जवाब हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्राउन ने जो है केंद्रक की खोज कर थी। सी ऑप्शन सही। और यह जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। कोशिका द्रव्य के बीच एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। आगे देखते हैं, दिया गया है यहाँ पर, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें अनेक छिद्र होते हैं जिसके द्वारा केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसको पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? जवाब हो जाएगा ब्रायोफाइट को। ब्रायोफाइट को जो है पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है क्योंकि जो है जल और बाहर दोनों तरफ होते हैं। यहाँ पर इसके एक्सप्लेन में देखते हैं, बायोफाइट को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है
ब्रायोफाइट्स को पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे मिट्टी में रहते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। लीवरवर्ट्स, हार्नवॉर्ट, मॉस आदि ब्रायोफाइट का उदाहरण है। ब्रायोफाइट्स जो है स्थलीय पौधों के सबसे सरल है। अगला प्रश्न है, मटर के पौधों को में प्रतानों की वृद्धि किसके कारण होती है? जवाब हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण होती है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, धमनियां और शिराएं आपस में किन अत्यंत पतली नलिकाओं से डाल से जुड़ी होती है? जवाब हो जाएगा यह जो है कोशिकाओं से जुड़ी होती हैं। सी ऑप्शन से कोशिकाओं से जुड़ी होती हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। केशिका अत्यंत पतली रक्त नलिका होती है जो शरीर के ऊतक स्तर पर तक ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों अन्य आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान करती है। धमनी से रक्त कोशिकाओं के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचता है और फिर शिराओं द्वारा वापस हृदय की ओर लाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, मेंडल द्वारा द्विसंकर संकरण के लिए कौन सा नियम प्रतिपादित किया गया था? जवाब हो जाएगा स्वतंत्र अवयव का नियम दिया गया था। सी ऑप्शन से स्वतंत्र अवयव का नियम। इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि वस्तुओं के किसके कारण उत्पन्न होती है? जवाब हो जाएगा ध्वनि जो है वस्तु के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। बी ऑप्शन से कंपन के कारण जो है उत्पन्न होती है। देखते हैं, जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने आसपास की हवा या अन्य माध्यमों से कंपन पैदा करती है। ये कंपनों जो है तरंगों के रूप में गुजरती हैं। ध्वनि संचरण माध्यम पर निर्भर करती है। यह ठोस, द्रव एवं गैस किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है। ध्वनि ऊर्जा एक रूप है जो तरंग के रूप में संचरित होती है। यह ऊर्जा हमारे कानों के श्रवण संवेदन उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, कार्य में केवल क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है? तो कार्य में जो है परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। दिशा नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही होगा। कार्य में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। अगला प्रश्न दिया गया, किस अभिकर्मक के साथ स्टार्च नीला रंग देता है? जवाब हो जाएगा आयोडीन के साथ देता है। डी ऑप्शन से होगा आयोडीन के साथ देता है। देख लेते हैं यहाँ पर स्टार्च के बारे में दिया है। पौधों के प्रधान कार्बोहाइड्रेट संचित स्टार्च हैं जो अनाजों तथा आलू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह पानी में घुलनशील है। स्टार्च दो प्रकार के रासायनिक पदार्थ बनाता है, जो सीधी श्रृंखला में रहकर उसे एमाइलेज कहते हैं एवं जो शाखित श्रृंखला में होता है उसे जो है एमाइलोपेक्सन कहते हैं। 99 प्रश्न है, कोशिका में केंद्रित क्या कार्य है केंद्रक का? जवाब हो जाएगा कोशिका में जो है कोशिका गतिविधियों को नियंत्रण एवं पदार्थों का संग्रह करना, यह जो है केंद्रक का कार्य होता है। सी ऑप्शन होगा। 100वां प्रश्न दिया गया है, कौन सा ऊतक शरीर की सतहों और रक्त या परत को ढकने के लिए उत्तरदायी है? जवाब हो जाएगा उपकला ऊतक। उपकला ऊतक ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं उपकला ऊतक क्या होता है। यह ऊतक जो है ध्यान से देखेंगे, यह ऊतक शरीर के बाह्य आवरण की रक्षा करता है, साथ ही श्रवण, उत्सर्जन, संवेदन तथा अवशोषण की क्रिया को पूर्ण करने में सहायक होता है। यह शरीर के कुछ आंतरिक अंगों को ढकने का भी कार्य करता है। तो इस तरह से हमने जो है चौथा जो है प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको सीरीज ये पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।